Hi, good morning, dear students. Today we are going to discuss about the other cardiovascular drugs. So today's class we are going to touch upon some of the unique and very rare conditions of the cardiovascular problems, and also we are going to discuss some of the physiology. That physiology is not only limiting to the cardiovascular but in general also you have to be aware about it, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस इस तरह के मैकेनिज्म से पास होके चलती है। तो आज का जो क्लास है वहाँ पे व्हाट शुड बी योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आज का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कंडीशन को फिजियोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकली यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड, then what kind of medications are used and why that kind of medications are used. Might be that is little bit difficult about memorizing the name of the medication, but multiple times if you are going to expose yourself into those kind of medications, it's become very easy and obvious to remember the medication. Is not very commonly used medications, or might be in your examination sometime isolated questions you can expect either from the theory part or from the specific medications. ओके लेकिन हमें समझना ज़रूरी है, इसीलिए आज का जो क्लास है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके सो पहली कंडीशन देखते हैं, व्हाट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन क्या है, और ये फिजियोलॉजी को समझने के लिए आपको जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। दो तीन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग द हाइपरटेंशन मीन्स द हाई प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। ओके सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है और लंग्स में जाती है। ओके उसका मतलब ये हुआ कि दिस पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ब्लड वेसल्स है वो लंग्स के अंदर ब्लड को लेके जा रही है। ओके अब लंग्स के अंदर बहुत बड़ा वेस्कुलर बेड है। अब ये बड़ा वेस्कुलर बेड जो है उसको वीनो बेड भी बोल सकते हो, ये वेन्स है। ओके तो कैपिलरीज से पहले का पार्ट है दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। ओके अगर पल्मोनरी में यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दैट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन। इफ़ यू आर यूजिंग द सिमिलर काइंड ऑफ मेडिकेशंस फॉर the pulmonary veno problems, then that is going to make it worst. okay तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्लड वेसल्स जो पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स के अंदर वो एक कैपिलरी बेड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो निकल के बाहर आता है और वो फिर लेफ्ट साइड पे लेके आता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ओके तो एक ही एग्जाम्पशन है कि आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन्स कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके तो ये पार्ट को समझना जरूरी है। अब ये ब्लड प्रेशर क्यों बिल्ड हुआ, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बिल्ड होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शंस है तो वो बैक प्रेशर करके यहाँ पे प्रेशर को एक्सर्ट कर सकते हैं, या तो इनहेरिडिटरी या तो फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली ये जो आर्टरी है उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो दैट कैन कॉज द वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड दैट वेजो कंस्ट्रिक्शन इज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी। ओके तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर की पैथोलॉजी में जो चेंजेस आता है उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड दैट इज एक्सर्टिंग द प्रेशर। इसीलिए हम जो मेडिकेशंस देंगे वो या तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाली होगी, उसके अलग अलग रूट्स एंड अलग अलग मैकेनिज्म्स की मेडिकेशंस यूज होती है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन इज अ वेजो डायलेशन, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी को हमें डायलेट करना है। ओके
तो ये फिजियोलॉजी आपको पैथोलॉजी समझ में आ गई, हमारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि हमें ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। क्यों करना है? अगर हम इसको अनट्रीटेड रखते हैं, इफ वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द पल्मोनरी आर्टरी, तो वो क्या करेगा, अगर ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बहुत नैरो हो चुकी है तो राइट वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये कंस्ट्रिक्टेड पल्मोनरी आर्टरी के अगेंस्ट में ब्लड को फ्लो करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली पल्मोनरी हाइपरटेंशन इवेंचुअली कॉजिंग द राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर, तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो वर्ड्स को समझना बहुत ही लेमेन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, और इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी को हमें ट्रीट करना जरूरी है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी इज नॉट कैरिंग इनफ ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन, तो उसकी वजह से आपको टायर्डनेस फील होगा और बॉडी में ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन स्टार्ट हो जाएगी, टायर्डनेस होगा, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, इफ वी आर मेकिंग दिस ब्लड वेसल्स डायलेट, तो मेडिकेशंस का नेचर है कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू डायलेट दिस ब्लड वेसल्स एज वेल, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करेगा। अब डायलेट करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा होने का चांसेस है। ओके, लंग्स में पानी भरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। इसीलिए ये फिजियोलॉजी का पूरा स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, व्हाट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का मेन रोल क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर बिल्ड होने से, उसमें प्रेशर ज़्यादा होने से राइट वेंट्रिकल को किस तरह से डैमेज करता है। ओके, ये होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस में लंग्स इज़ रिस्पॉन्सिबल और कुछ रीजंस में ये जो फिजियोलॉजिकली चेंजेस ब्लड वेसल्स के इंडोथेलियल लाइंस में, अंदर की ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग्स में कुछ चेंज होने की वजह से ये स्टिफ हो जाती है और नैरो हो जाती है। ओके, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस, बट अल्टीमेटली दोज मेडिकेशंस आर गोइंग टू मेक इट डायलेटेड एंड मोर रिलैक्स। तो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाले मेडिकेशंस देंगे। अगर हम ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे तो दैट कैन कॉज द कॉम्प्लिकेशंस, कुड बी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, एडिमा मतलब वहाँ पे पानी का भरना। ब्लड वेसल्स बड़ी होगी तो पानी भरना स्वाभाविक है। तो इतने पॉइंट्स अगर क्लियर है तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे जाके आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। चलो अब फटाफट से उसको एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन इज अ प्रोग्रेसिव पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by high blood pressure in the arteries of the lungs. It leads narrowing or stiffening, which increase the workload on the right side of the heart. ये पतली होगी तो राइट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम होना चालू होगा और इवेंचुअली राइट हार्ट फेल्यूर कैन बी हैपन। दूसरा नाम है उसका कोर पर्मोनाले, कोर पर्मोनाले, राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर और कोर पर्मोनाले, दिस इज द कंडीशन। ओके, की फीचर्स क्या है, हाई प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, प्रेशर इज मोर देन 25 मिली मर्क्यूरी एट द रेस्ट, इंक्रीज द पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या हुआ कि ये राइट वेंट्रिकल की वॉल है वो ज़्यादा थिक हो जाएगी। क्यों थिक होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रेशर करके ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा। दिस एक्सेसिव वर्कलोड इज कंटिन्यूसली स्टिमुलेटिंग द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स वॉल बिकम मोर थिकर। ओके, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। सिम्टम्स डेफिनेटली लंग्स के रिलेटेड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो फटीग, चेस्ट पेन,
डिजीनेस एंड फेंटिंग, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड एब्डोमेन। ये क्यों होगा? क्योंकि राइट वेंट्रिकल इज नॉट रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरल सिस्टम। अब ये राइट वेंट्रिकल फेल होगा तो पेरिफेरल में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा। ओके, तो पेरिफेरल में ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो लेग्स में ज़्यादा पानी का भराव होता है, और दूसरा 90 लीटर्स ब्लड पर आवर लीवर में जाता है, तो वहाँ से भी उसका फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, तो वो हिपेटोमेगाली हो सकती है। ओके, पाल्पिटेशन, दैट्स द ऑब्वियस कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप इकोकार्डियोग्राम करेंगे, राइट हार्ट की कैथेटराइजेशन से चेक करोगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में वेंटिलेशन अपॉन परफ्यूजन को स्कैन करोगे। तो दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, ये आपका लंग्स है। ओके, लंग्स में एक तो एयर आती है और एक ब्लड आता है। ओके, उसके बाद इसका एक्सचेंज होता है। ओके, ये एक्सचेंज होता है एंड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। ये दोनों के लिए हम ये टेस्ट करते हैं V/Q। ओके, वेंटिलेशन मतलब एयर कितनी अंदर आई, एयर कितनी अंदर आई उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपकी एयरवेज में प्रॉब्लम है, तो वेंटिलेशन कम होगा। अगर परफ्यूजन मतलब ब्लड कितना आया, ओके, वो दोनों एक प्रपोर्शन में आना चाहिए, तब जाके प्रॉपर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कैन हैपन। सो द ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वेंट्रिकुलर ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन है, तो ब्लड अगर यहाँ पे कम आता है तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। ओके, वेंटिलेशन अपॉन परफ्यूजन की रेशियो से। वेंटिलेशन मीन्स द एयर मूवमेंट एंड परफ्यूजन का मतलब ब्लड की मूवमेंट। परफ्यूजन मीन्स द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स। ओके, ट्रीटमेंट गोल क्या है? लोअर द पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन कम करना है, उसका प्रेशर कम करना है, इम्प्रूव द सिम्टम्स एंड एक्सरसाइज कैपेसिटी नीड टू बी इम्प्रूव्ड। डिजीज प्रोग्रेशन मतलब राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर को नहीं होने देना है या तो डिले करना है, एंड इंक्रीज द सर्वाइवल। दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। ट्रीटमेंट सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, स्पेसिफिक मेडिकेशन दे सकते हैं। इफ दिस मेडिकेशन डजंट वर्क, देन वी हैव लास्ट ऑप्शन इज अ लंग ट्रांसप्लांट। Okay, so today we are going to discuss about the specific medications. Specific medication में देखोगे तो इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, प्रोस्टासाइक्लिन्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड सॉल्युबल ग्विनाइल साइक्लेज स्टिमुलेटर्स। ये सारी मेडिकेशंस को अगर देखोगे तो वो ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स इज ए स्मूथ मसल्स, तो ये सारी मेडिकेशन का अल्टीमेटम है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ओके, डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, और डिफरेंट मैकेनिज्म से दिस मेडिकेशंस आर मेकिंग द स्मूथ मसल रिलैक्स एंड ब्लड वेसल्स डायलेट। इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले उसकी थोड़ी फिजियोलॉजी देखेंगे, इंडोथेलिन कैसे काम करता है, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन का मैकेनिज्म क्या है, साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी पाथवे से किस तरह से ब्लड वेसल्स में इफेक्ट होती है, उसको क्विकली देख लेते हैं। ओके, इससे आपके बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला जो फिजियोलॉजी है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स में जो स्टिफनेस कैसे आती है, कंस्ट्रिक्ट कैसे होता है और डायलेट कैसे होता है, मतलब स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी फिजियोलॉजी को समझ रहे हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म। नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म, वंस यू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो मेनी डिफरेंट मेडिकेशंस। ओके, जैसे नाइट्रेट समझ में आना चालू हो जाएगा कि नाइट्रेट किस तरह से काम करता है। पहले फिजियोलॉजी देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द इंडोथेलियल सेल्स।
ओके, इंडोथेलियल सेल्स मतलब यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड एंटर्ड द स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स के अंदर एंटर्ड हुआ। Inside the smooth muscles, nitric oxide activate the enzyme called the soluble guanylate cyclase। तो एक बात हुई नाइट्रेट्स, दूसरा हुआ soluble guanylate cyclase। दिस इज द एंजाइम एक्टिवेट हुआ। दिस एक्टिवेटेड एंजाइम is going to increase the concentration of cyclic GMP। Okay, that's increase the concentration of cyclic GMP. This is the third one, cyclic GMP. This cyclic GMP is relax the smooth muscles, widen the blood vessels and reduce the blood pressure। Okay, अब cyclic GMP is breakdown by the enzyme called phosphodiesterase enzyme 5। phosphodiesterase enzyme 5, this is the fourth। अब आप देखो तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। जैसे फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स देखा, अगर फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स दैट मीन्स दोज मेडिकेशंस आर गोइंग टू इनहिबिट दिस एंजाइम। अगर ये एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो साइक्लिक जीएमपी का ब्रेकडाउन कम होगा, उसका मतलब साइक्लिक जीएमपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। तो फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स जो स्पेसिफिकली आइसोएंजाइम 5 को जो इनहिबिट करता है उसके नाम क्या है, सिल्डेनाफिल। ये अपना जो वायग्रा वाली मेडिकेशंस है, दैट मेडिकेशन इज कोजिंग वेजोडाइलेशन थ्रू फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 5। अब एक पॉइंट आता है कि वायग्रा के साथ में नाइट्रेट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम नाइट्रेट्स देंगे बाहर से तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो दैट्स एक्सेसिवली वेजोडाइलेशन कैन हैपन। दैट्स व्हाई सिल्डेनाफिल विथ नाइट्रेट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेजोडाइलेशन इन हाइपोटेंशन। ओके, अब दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड का डायरेक्ट सोर्स में हम क्या सप्लाई करते हैं, नाइट्रेट सप्लाई करते हैं। तो नाइट्रेट्स इज अल्टीमेटली कॉजिंग दिस पाथवे। ओके, दूसरी और मेडिकेशंस है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल को बढ़ाती है, जो हमने एंजाइना में देखा था। आज जो हम मेडिकेशन एक डिस्कस करेंगे दैट इज द सॉल्युबल गुनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेटर्स। तो इसको स्टिमुलेट करने वाली मेडिकेशन अदर देन नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरे पाथवे से इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर नहीं भी है तो ये मेडिकेशन इसको स्टिमुलेट करके साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ा सकती है। आज ये एक नई मेडिकेशन आएगी, तो उसका मतलब भी वही हुआ कि इफ़ वी आर गिविंग दिस मेडिकेशन, ओके, तो उसके साथ में नाइट्रेट्स नहीं देना चाहिए या तो सिल्डेनाफिल नहीं देना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एनी ऑफ दिस मेडिकेशंस विथ सॉल्युबल गुनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेटर तो वो और हाइपोटेंशन कर सकता है। तो आज के लिस्ट में हमारा एक ये मेडिकेशंस है और एक ये मेडिकेशन है। तो 2 मेडिकेशन स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। मैकेनिज्म कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वाले पाथवे में साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो ये फिजियोलॉजी को एक बार देख लेना जरूरी है। ओके, चलो अब दूसरी फिजियोलॉजी देखते हैं, इंडोथेलिन पाथवे वाले। ओके, अब इंडोथेलिन एक तो जब हार्मोनाइज या तो इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होता है, वन सब्सटेंस इज कॉजिंग द डायलेशन, वन सब्सटेंस इज कॉजिंग द कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ही रिक्वायर्ड होता है फिजियोलॉजिकली टू मेंटेन इन नॉर्मल सिचुएशंस। अब इंडोथेलिन इज ए पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर। ओके, अब इंडोथेलिन सेल्स, इंडोथेलियल सेल्स आर रिलीजिंग द इंडोथेलिन, मतलब ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स जो रिलीज करती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसको डायलेशन की ज़रूरत है या तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, वो हिसाब से they are releasing the substance. But sometimes that mechanism is disturbed and it's not working in a proper fashion. That means they are excessively producing and releasing the endothelin, and this endothelin is bind to the receptors, specifically endothelin receptors, and these receptors are causing the smooth muscle cells
टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स को नेरो करते हैं एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके, so these are the points, and also increase the inflammation and cell growth. सेल ग्रोथ होता है तो उसका मतलब वहाँ पे थिकनिंग बनती है. ओके, और थिकनिंग होती है तो उसकी जो डायमीटर है वो और नैरो हो जाता है. एंड वर्स द कंडीशंस लाइक पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. तो एक क्लास ऑफ मेडिकेशन, जो हमने 2 क्लास की मेडिकेशन देखी थी, तीसरे क्लास की मेडिकेशन इज एंडोथेलिन कि एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट. ओके, इसकी इफेक्ट को जो नलीफाई करता है, दैट काइंड ऑफ मेडिकेशन. सो दिस इज द थर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस दैट कैन यूज फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन. ओके, बोसेंटन, एम्ब्रिसेंटन एंड macitentan. So these medications block these receptors and causing the antagonist effect. Okay, अब देखते हैं प्रोस्टासाइक्लिन पाथवे. प्रोस्टासाइक्लिन इज ऑल्सो द स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. वो किस तरह से काम करता है? इंडोथेलियल सेल इज प्रोड्यूस द प्रोस्टासाइक्लिन. प्रोस्टासाइक्लिन किस में से बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन वाला जो पार्ट है वहाँ से, एराचिडोनिक एसिड वाले पाथवे से, that bind to the specific receptors of the smooth muscles, and these activate adenyl cyclase and increase the cyclic AMP का लेवल. आगे नाइट्रेट्स में क्या था? साइक्लिक GMP का लेवल बढ़ा था. यहाँ पे साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ेगा and that cause the vasodilation. Okay, relax smooth muscles and vasodilation. And reduce the platelet activity, so blood का flow smooth होगा and decrease the blood pressure. तो एक medications जो use होगी वो होगी prostacyclin analogs. तो prostacyclin analogs और agonist ये medications use कर सकते हैं. Okay, तो 1, 2, 3, 4 different type of medications that we are going to come across down the line. ओके, क्विकली देख लीजिए. साइक्लिक एएमपी एंड साइक्लिक जीएमपी दोनों ही स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट है. साइक्लिक एएमपी प्रोस्टासाइक्लिन वाला जो मैकेनिज्म है, प्रोस्टासाइक्लिन बाइंड टू दिस रिसेप्टर, एक्टिवेट द साइक्लिक एएमपी, एंड साइक्लिक एएमपी रिड्यूस द कैल्शियम. आपको पता है कि कैल्शियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है. तो रिड्यूस द कैल्शियम इन द सेल. लेस कैल्शियम, लेस कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल रिलैक्स एंड वेजोडाइलेशन. अब साइक्लिक जीएमपी में थोड़ा सा एडवांस है. साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ा तो रिड्यूस द कैल्शियम इनसाइड द सेल, दैट इज द वन थिंग. ये सारी चीज़ें होती है सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू. ओके, एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज, उसकी वजह से भी रिलैक्सेशन होता है. एंड ओपन द पोटेशियम चैनल और मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है क्योंकि पोटेशियम रिलैक्सेंट है. Ultimately that cause the smooth muscle relaxations. तो cyclic AMP and cyclic GMP both are causing the muscle relaxation, और उसके पाथवेज आपको समझ में आया कि कैल्शियम की इनफ्लो को कम करता है. डन. अब देखिए एंटीकोगुलेंट्स, ये सिम्टोमेटिक जनरल मैनेजमेंट के पार्ट्स है. एंटीकोगुलेंट्स देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, वेजोडाइलेशन से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होकर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो वी आर गोइंग टू गिव द डायूरेटिक्स. एंड द ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. दिस इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स that improve the symptoms, quality of life and increase the survival. स्पेसिफिक थेरेपी जो आगे हमने जो फिजियोलॉजी की बात की वो सारी मेडिकेशंस कंसिडर एज ए स्पेसिफिक थेरेपी. ओके, ड्रग चॉइस डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी एंड कोज ऑफ द कंडीशंस. रिस्पॉन्स कौन से ट्रीटमेंट से देता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट प्रेफरेंस, ऑल दीज आर द पैरामीटर्स. ओके, फर्स्ट लाइन थेरेपी. अब हम एक ही ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं कि हमें वेजोडाइलेशन करना है. ओके, वेजोडाइलेशन करना है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर द चॉइस ऑफ ड्रग, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर कंसिडर्ड एज द गुड वेजोडाइलेटर्स. अब मान लीजिए कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं ले सकते, या तो इज नॉट प्रोड्यूसिंग
required effect, then we can use the advanced pharmacology therapy. तो पहला इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, आपको थियरी समझ में आ गई। इंडोथेलिन क्या करता है, तो इंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। अब दिस इंडोथेलिन इज ए नेचुरल केमिकल्स इन द बॉडी दैट कॉज द ब्लड वेसल्स टू टाइट एंड राइज द ब्लड प्रेशर। नाम याद करना है तो सेंटेन याद रखना है, सेंटेन, सेंटेन, ओके। आगे आपका इसके बाद सेंटेन, ओके। एम्ब्रीसेंटेन, बोसेंटेन, मेसिटेंटेन, तो ये मेडिकेशंस के नाम आपको थोड़ी देर जब यूज़ करोगे उसके बाद यू आर गोइंग टू फील मोर कंफर्टेबल, बट दिस इज द वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म। सेकेंड इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 inhibitors, specifically sildenafil and tadalafil. These medications increase the cyclic GMP level and that can cause the vasodilation. Okay, the third medication is prostacyclin pathway agents. So prostacyclin में हमारे पास दो options है, one is agonist and another one is antagonist. So prostacyclin किस तरह से काम करता है, that's the relaxing and prevent the clot. Okay, so prostacyclin भी आप mechanism से समझ गए हो। There are 3 different type of medications. Depend upon the route of administration we can select the medication. जैसे कि selexipag is oral, this iloprost is inhaled and epoprostenol is IV infusion. This is a natural substance, this is analog and this is agonist. तो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स याद करना जरूरी है, वन इज एनालॉग्स एंड अदर वन इज एगोनिस्ट। दिस टू कंसिडर एज एनालॉग्स। एनालॉग्स मतलब दैट आर सिमिलर टू द प्रोस्टासाइक्लिन सब्सटेंस, दैट इज सिमिलर, एनालॉग्स, ओके। Agonist means they are acting on the same receptor but structurally they are different and they are acting in a different way but they are stimulating the same receptors, okay। तो ये दो analogs है और ये उसका agonist है, okay। अब एक आया आपका soluble guanylate cyclase stimulator। ये stimulator जो नाइट्रिक ऑक्साइड से, ये नॉर्मली ये जो एंजाइम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड से स्टिमुलेट होता है, लेकिन ये जो मेडिकेशन है रियोसिगट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी ये सॉल्युबल ग्यूनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज द साइक्लिक जीएमपी लेवल। साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो स्मूथ मसल रिलैक्स होगी, लेकिन ये साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ाएगा, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू यूज विद द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, वरना ये इसका ब्रेकडाउन नहीं होने देगा। तो एक्सेसिव साइक्लिक जीएमपी कैन कोज सिवियर वेजोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन, ये भी हमने फिजियोलॉजी में देख लिया, ओके। कॉम्बिनेशन थेरापी मीन्स ऊपर जो हमने अलग अलग टाइप के मेडिकेशंस देखे उसमें से वी हैव टू यूज द मेडिकेशन इन ए कॉम्बिनेशन इफ मोनोथेरापी इज नॉट enough, monotherapy is inadequate, in that situation we can use the combination therapy. So two different mechanisms are going to produce the effect by two different ways and the patient can get the better outcome, okay। So practice point, watch pulmonary edema, okay। pulmonary edema को क्यों देखना है, all vasodilatory medications can cause a pulmonary edema। वेजोडाइलेशन हुआ तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन से एडिमा होने की संभावना ज़्यादा है, ओके, ड्यूरिंग वेजोडाइलेटर यूज। तो इसका मीनिंग समझना जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू मग अप इट्स डजंट मेक एनी सेंस, ओके। इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी इन प्रॉपर वे दैट कैन एड वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू हैंडल द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मे इंडिकेट पल्मोनरी वेनो ऑक्लूसिव डिजीज। कुछ medications are used for the pulmonary veno occlusive disease but we have to be very very careful, okay। respiratory infections increase the risk, क्योंकि infection होगा तो they are going to release more inflammatory markers and inflammatory markers can cause this problem worse. That's why vaccination is strongly recommended. Influenza and pneumococcal vaccines are recommended to
पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट्स। ओके, चलो क्विकली देख लेते हैं। पहले प्रोस्टासाइक्लिन्स में हम 3 मेडिकेशंस को देखे थे। दिस इज ओरल और ये है आपका इनहेल्ड एंड दिस इज आईवी। ओके, तो दिस इज अ प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स, ये दोनों एनालॉग्स है, दिस इज एगोनिस्ट है। ओके, और कोगुलेशन को रोकता है, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशंस में भी ये इम्पोर्टेंट है, उसको इनहिबिट करता है। अगर आप प्लेटलेट एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट देखोगे तो वहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूजिंग एज ए प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस। ओके, तो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन और वहाँ पे भी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड। इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, दैट्स द वन थिंग, कॉज द वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन हुआ, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कम हुआ, तो उसका मतलब हीमोडाइनेमिक, उसका जो ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव होगा एंड दैट ऑल्सो इम्प्रूव द एक्सरसाइज कैपेसिटी। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडेबल। ओके, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए ये यूज होता है। प्रिकॉशंस कहाँ पे लेना है? पल्मोनरी वीनो ओक्लूसिव डिजीज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हमने देखा था कि आर्टरी जब लंग्स के अंदर जाके पल्मोनरी वेन का पूरा बेड बन जाता है ना, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह की मेडिकेशंस देंगे तो दैट कॉज द वेजोडाइलेशन और बहुत ज़्यादा फ्लूइड लंग्स में भर जाएगा। इसीलिए द पल्मोनरी वीनो ओक्लूसिव डिजीज, वीनो ओक्लूसिव वेन्स, छोटी छोटी वेन्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो ऐसे ओक्लूजन में ये मेडिकेशंस काम की नहीं है। ओके, नॉर्मली अगर डिजीज पल्मोनरी वीनो ओक्लूसिव डिजीज सिग्निफिकेंटली हाई कंडीशन में है तो लंग ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके, सो दिस मेडिकेशंस आपको एग्जाम में बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस कैन यूज इन ए पल्मोनरी वीनो ओक्लूसिव डिजीज और नॉट? नो, नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड जो एडिमा का रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए नहीं यूज कर सकते। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ऑब्वियसली एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है, इसीलिए दिस मेडिकेशंस, प्रोस्टासाइक्लिन मेडिकेशंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। एडवर्स इफेक्ट, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन वेजोडाइलेशन होगा तो टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन होगा तो डिजीनेस और ब्लड वेसल्स डायलेट है तो फ्लशिंग, हेडेक। दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स आर मोर लॉजिकल, वो आप इजीली उसको याद रख सकते हो। कुछ और साइड इफेक्ट्स को देखोगे तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, दैट्स ओके। ओके, दूसरे क्लास की मेडिकेशन है एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट। अब एंडोथेलिन की फिजियोलॉजी भी आपको समझ में आ गई है, उसका एंटागोनिस्ट मेडिकेशंस के नाम सेंटेन करके आप याद रख सकते हो। ब्लॉक द एंडोथेलिन रिसेप्टर्स एंड रिड्यूस द वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड सेल प्रोलिफरेशन, मतलब वो ज़्यादा फाइब्रस नहीं होने देंगे। और वेस्कुलर रीमॉडलिंग, मतलब वेसल्स जो बहुत थिक और रिजिड हो जाती थी, नाउ दैट्स गोइंग टू रिमेन इन ए मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर रिलैक्स मैनर। इम्प्रूव द एक्सरसाइज कैपेसिटी, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में यूज होता है। में वर्स द फ्लूइड ओवरलोड, क्योंकि वो वेजोडाइलेशन करेगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। बिकॉज द पल्मोनरी एडिमा, और इसमें नहीं दे सकते हैं। ओके, पल्मोनरी एडिमा, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसीलिए आप इजीली समझ जाओगे। दिस मेडिकेशन कैन कॉज द हिपेटिक प्रॉब्लम्स, इससे हिपेटिक प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का अमाइनो ट्रांसफरेज ALT का लेवल अपर नॉर्मल लिमिट से 3 गुना ज़्यादा है तो ये मेडिकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दिस मेडिकेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हिपेटिक प्रॉब्लम्स। ये शायद आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है। जब भी कोई फीमेल, यंग फीमेल, इफ दे आर गोइंग टू टेक सच काइंड ऑफ मेडिकेशंस, शी हैज टू यूज द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि अगर वो प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज करेंगे तो दिस मेडिकेशन कैन कॉज
सिवियर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जो मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस। इतना ही नहीं, दिस मेडिकेशन रिमेन इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम। तो 3 महीने, अगर ट्रीटमेंट बंद करने के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रख सकते हो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एंड 3 मंथ्स पोस्ट ट्रीटमेंट। ऐसे कुछ मेडिकेशंस है जिसमें पोस्ट ट्रीटमेंट भी आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन करना है। जैसे एक तो आपको आइसोट्रिटिनिन जो विटामिन ए की मेडिकेशन है, एकनी में यूज होती है, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, प्रेगनेंसी contraindicated because that's the teratogenic. That's why the female must have to maintain contraception. तो प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी। ब्रेस्ट फीडिंग, नो क्लिनिकल डेटा वायबल। रिड्यूस हीमोग्लोबिन, ओके, एडवर्स इफेक्ट में रिड्यूस हीमोग्लोबिन, फ्लशिंग, पेरिफेरल एडिमा, हेडेक, दिस काइंड ऑफ side effects associated. Hypersensitivity is okay. Comparative information, bosentan has the most drug interaction and highest risk of hepatic dysfunction. ये तीनों में अगर कंपेयर करना है तो बोसेंटेन हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन। सब में है लेकिन बोसेंटेन में रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क है। काउंसलिंग रिपोर्ट नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फटीग, डार्क यूरिन एंड जॉन्डिस। अगर ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है हिपेटिक डिसफंक्शन के पॉइंट्स को, इफ द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सच काइंड ऑफ सिम्टम्स देन इमीडिएटली ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। चेक हीमोग्लोबिन लेवल एट द बेस लाइन, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तब, उसके बाद 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एंड देन एवरी 3 मंथ्स। एवरी 3 मंथ्स क्यों चेक करना है? क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज है। ओके, तो एवरी 3 मंथ्स में पहले एक बार स्टेबल हो जाए, उसके बाद एवरी 3 मंथ्स इफ द पेशेंट इज टेकिंग सच काइंड ऑफ मेडिकेशंस तो उसको हीमोग्लोबिन चेक करना जरूरी है। ओके, डन। फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल एंड टडालाफिल। इसका और यूज़ क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 को इनहिबिट करेंगे तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा एंड दैट कॉज द वेजोडाइलेशन एंड रिड्यूस द पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होता है। प्रिकॉशन एडिमा में नहीं दे सकते हैं एंड वेनो ओक्लूसिव डिसीज में नहीं दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ नाइट्रेट्स एंड रियोसिगेट। रियोसिगेट कैसे काम करता है? सॉल्यूबल ग्यूनाइलेट एंजाइम को एक्टिवेट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के पाथवे से साइक्लिक जीएमपी की लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए phosphodiesterase inhibitors should not be used in combination with this kind of medications. आपने नाइट्रिक ऑक्साइड mediated स्मूथ मसल रिलैक्सेशन की फिजियोलॉजी देख ली है, आपको पता है। इम्प्रूव एक्सरसाइज कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, क्योंकि इम्प्रूवमेंट वेजोडाइलेशन की वजह से होता है। ओके, साइड इफेक्ट्स क्या है? और प्रोलोंग डिरेक्शन और प्रायप्रिज्म। प्रायप्रिज्म का मतलब ही प्रोलोंग डिरेक्शन होता है। प्रायप्रिज्म क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए यूज़ होती है। अगर आपकी जो पीनस की ब्लड वेसल्स नॉर्मली काम करती है तो वो ब्लड वेसल्स में माइट बी दिस मेडिकेशन कैन कॉज द एक्सेसिव रिस्पॉन्स और उसकी वजह से प्रायप्रिज्म हो सकता है। ओके, प्रायप्रिज्म उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? वेजो कंस्ट्रिक्टरी मेडिकेशंस लाइक स्यूडोइपिड्रिन का यूज़ करके हम प्रायप्रिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आपको साइड इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि दैट कैन कॉज अ प्रायप्रिज्म। ओके, रियोसिगेट is a soluble guanylate cyclase stimulator. Nitric oxide can cause a
activate the soluble guanylate cyclase that increase the cyclic GMP that can cause the vasodilation and pulmonary artery. लेकिन ये मेडिकेशन जो है वो इसके विदाउट नाइट्रिक ऑक्साइड के बिना भी इसको स्टिमुलेट कर देता है. पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होता है, क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ होता है. ओके, ये सारे पॉइंट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंटरस्टेशियल न्यूमोनिया, पल्मोनरी वेनो ओक्लूसिव डिजीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर कम है तो ये मेडिकेशन नहीं दे सकते. इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. स्मोकिंग डिक्रीज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर स्मोकिंग वाले पेशेंट है तो उसमें उसका डोज एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है. कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स. ओके, क्योंकि ये सेम पाथवे सेम मैकेनिज्म से काम करता है. तो ये मतलब अगर आप फिजियोलॉजी अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन मच कंफर्टेबल वे. ओके, रीनल इम्पेयरमेंट में डोज रिड्यूस करना जरूरी है. एग्जैक्ट सारे पॉइंट्स के फैक्चुअल्स याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. हेपेटिक इम्पेयरमेंट ज़्यादा है तो कम डोज से स्टार्ट कर सकते हो. एल्डरली पेशेंट्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन. वुमेन अगेन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एंड 1 month आफ्टर ट्रीटमेंट. वहाँ पे कितना था? 3 months था. यहाँ पे 1 month आफ्टर द ट्रीटमेंट. टेराटोजेनिक है. ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड. हाइपोटेंशन हो सकता है. पाल्पिटेशन, पेरिफेरल एडिमा, ये सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली समझ सकते हो. दैट्स होने का रीजंस क्या है? वो वेजोडाइलेटरी प्रॉब्लम्स ही है सारे. डिजीनेस हो सकता है. दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. दैट्स रिक्वायर्ड एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन. अवॉइड एंटासिड विद इन 1 hour. रिपोर्ट ब्लीडिंग, डिजीनेस एंड स्मोकिंग चेंज होता है तो बताना जरूरी है, बिकॉज स्मोकिंग डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप स्मोकिंग बंद कर दोगे तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स. बीपी, रीनल फंक्शन एंड हीमोग्लोबिन को चेक करना जरूरी है. इम्प्रूव एक्सरसाइज कैपेसिटी. ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल. पल्मोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर, आर्टरी हाइपरटेंशन के ऊपर था. अब नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. व्हाट इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन? जिसको हम पोस्टल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज ड्रॉप ब्लड प्रेशर अपॉन स्टैंडिंग. जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो ब्लड प्रेशर चेंज होना चाहिए. जैसे आप खड़े हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बैठे हो तो ब्लड प्रेशर कम है, सो रहे हो तो ब्लड प्रेशर कम है. अब जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आते हो तो आपकी पोजीशन चेंज होती है, उतनी फास्ट रेट से ब्लड प्रेशर इज नॉट चेंजिंग एंड दैट्स कॉल्ड द ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. दैट इंक्रीज द डिजीनेस, फेंटिंग एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट्स. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज अ सिग्निफिकेंट फॉल रिस्क फैक्टर. ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसीलिए फार्मासिस्ट मस्ट हैव टू इनकॉर्पोरेट द पोस्टल हाइपोटेंशन इन हिज और हर काउंसलिंग. जब भी पेशेंट को काउंसलिंग करते हो तो ये पॉइंट जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे बताना जरूरी है. एग्जिबिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? गेटिंग अप क्विकली, बहुत जल्दी से पोजीशन चेंज करते हो, बहुत लंबे टाइम तक आप खड़े हो, हॉट शावर, डिहाइड्रेशन, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, सॉल्ट का इंटेक कम है, हेवी मील्स, अल्कोहल, सर्टेन मेडिकेशंस, खास करके बीपी की मेडिकेशंस एंड डायूरेटिक्स कैन कॉज द हाइपोटेंशन. डायूरेटिक्स, अल्फा ब्लोकर्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट, एंटीसाइकोटिक्स, ये मेडिकेशंस भी हाइपोटेंशन कोज कर सकती है. नाइट्रेट्स, लिवोडोपा एंड डोपामिन एगोनिस्ट. So this medication can cause the postural hypotension because they are causing the hypotension. Blood pressure dilate करती है blood vessels को, इसीलिए. Non drug treatment, elevate head, increase fluid intake, salt की supplements लेना चाहिए. Postural techniques, leg crossing, और ये करने से आपका blood pressure थोड़ा maintain रहता है. Abdominal binders, पेट के ऊपर वो जो stockings लगाते हैं. Exercise programs like swimming and rowing, this kind of exercise also improve your blood pressure.
ओके, कुछ ड्रग ट्रीटमेंट्स फ्लूड्रोकोर्टिजोन मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स है जो सोडियम इन वाटर को रिटेन करता है. Midodrine, this medication is important. Okay, midodrine is important for ये अल्फा एगोनिस्ट है. ओके, तो अल्फा जनरली अल्फा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. यहाँ पे हमें कंस्ट्रिक्ट करवानी है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत डायलेटेड है, इसीलिए हाइपोटेंशन हो रहा है. तो हाइपोटेंशन से हमें उसको हाइपरटेंशन में कन्वर्ट करवाना है. कैफीन, एनएसएड्स सोडियम इन वाटर को रिटेन करता है. पायरिडोस्टिगमिन, फिनाइलेफिरिन, सूडोइपिड्रिन, ये भी अल्फा रिसेप्टर पे काम करता है. ऑक्ट्रियोटाइड्स. ओके, तो एक ही मेडिकेशन है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, मिडोड्रिन, नॉर्मल सिचुएशन में अल्फा एगोनिस्ट. क्योंकि आप अल्फा एंटागोनिस्ट बहुत याद रखते हो, जैसे कि प्राजोसिन हो गया. ओके, तो आपको यहाँ पे मिडोड्रिन याद रखना है बिकॉज दैट इज कॉजिंग द हाइपरटेंशन, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय राइजिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस. ओके, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में नहीं दे सकते, बाकी ये देना थोड़ा सा ध्यान रख के देना जरूरी है. सीवियर सिम्टोमेटिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है तभी दे सकते हैं. ऑटोनोमिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट में दे सकते हैं. इफ अदर treatments are inadequate then only we can give. कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे ये सारी कार्डियोवेस्कुलर एंड ब्लड प्रेशर के रिलेटेड वाली है. फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यूरिनरी रिटेंशन. अगर आपने सिम्पैथोमाइमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको इजीली समझ आ जाएगी. ओके, अगर ब्लड वेसल्स में स्पेज़म है, कार्डियोवेस्कुलर ऑक्लूसिव डिजीज़ है, या तो कार्डियोवेस्कुलर की कंडीशन में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, क्योंकि ये मेडिकेशन खुद हाइपरटेंशन कोज कर रही है. ओके, क्यूटी प्रोलॉन्ग और एथेरोक्लेरोसिस वाले पेशेंट में नहीं देना चाहिए क्योंकि एथेरोक्लेरोसिस से ऑलरेडी उसका जो डायमीटर है वो नेरो है. अगर हम ब्लड वेसल्स को और नेरो करेंगे तो दैट कैन कॉज इचेमिक कंडीशन. ओके, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा. स्पेशल पॉपुलेशन में एल्डरली पेशेंट्स में धीरे धीरे डोज को बढ़ाना है. वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज में इनएडिक्वेट कॉन्ट्रासेप्शन है तो उसको नहीं दे सकते. प्रेगनेंसी में बच्चों के ब्लड प्रेशर और उसकी जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम्स कर सकता है, इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए. पाइलो इरेक्शन मतलब आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पेरस्थेशिया, स्काल्पिच, ये सब ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होने की वजह से हो रहा है. ओके, ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट है तो हार्ट स्लो डाउन हो जाएगा. हेडेक, फ्लॉसिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुपाइन हाइपरटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल सिचुएशन में तो ऊंचा रहेगा, लेकिन आप जब सुपाइन पोजीशन में आप सो रहे हो, ओके, उस सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर. सुपाइन हाइपरटेंशन, दिस इज रिलेटेड टू मिडोड्रिन. मिडोड्रिन के साथ में सुपाइन हाइपरटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Last dose must be taken 4 hours before the bed time because the bed time, during the bed time आपकी supine position रहेगी तो supine hypertension की वजह से problems हो सकता है. That's why the 4 hours before your bed time you have to take this medication. Report sign of the supine hypertension जैसे chest pain, palpitation, headache, blurred vision, ऐसा कुछ आ रहा है जब सोने के टाइम पे, तो definitely you have to contact your doctor and let him know and avoid the medication if such kind of symptoms arise. Monitor supine and standing blood pressure only when the patient is awake and upright, तभी उसको मापना है. Avoid evening dose. Stop treatment if the BP not controlled. Okay, क्योंकि ये BP की ही दवा है, BP को बढ़ाने वाली दवा है. Okay, चलो, तो 2 कंडीशंस कवर हो गई. वन इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड अदर वन इज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. तो एक हाइपोटेंशन, एक हाइपरटेंशन, ये कंडीशंस कवर हो गई. अब खाली 5 मिनट 10 मिनट का ही काम है. अब थोड़ी सी और सिचुएशन को देखते हैं. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द
मसल्स मायोसिन, कार्डियक मायोसिन, मायोसिन का रोल क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये जो मेडिकेशन है मावाकेम्टेन, मावाकेम्टेन इज अ कार्डियक मायोसिन इनहिबिटर्स। अब मायोसिन क्या करता है? मायोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटार फंक्शन। मोटार फंक्शन मतलब आपकी बॉडी में अगर देखो तो दो तरह की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती है। जैसे हार्ट एक कंटिन्यूस फॉर्म में अपने आप को वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि आपकी इनवॉलेंटरी, हार्ट कैसी मसल्स है? इनवॉलेंटरी मसल्स है, और आपके हाथ है या तो स्केलेटल मसल्स है, वो आपकी वॉलेंटरी मसल्स है। अब हार्ट, आप अगर 100 साल जीते हो तो 100 साल तक हार्ट कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहता है, कंटिन्यूस धबकता रहता है। उसका मतलब ये जो मसल्स है उसमें फटीग नहीं आता है, थकती नहीं है मसल्स। अब आपको कोई बोले कि आप जन्मे हो तब से लेके आप मरते हो तब तक आपके हाथों को इस तरह से डंबल से उठा के काम करते रहो, होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फटीग हो जाती है। कार्डियक मसल्स फटीग नहीं होती है। दोनों में मायोसिन का रोल किस तरह से होता है वो समझो। और यहाँ पे कार्डियक मायोसिन इज ए मोटार प्रोटीन, हार्ट की मसल्स में है। उसका जो मेन रोल है, सेंट्रल रोल इन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और उसकी बीट्स, उसके फोर्सफुली ब्लड के फ्लो को सप्लाई करने के लिए मायोसिन का रोल है। ये किस तरह से काम करता है उसको देखिए। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रिगर करता है, कैल्शियम रिलीज होता है हार्ट के मसल्स के अंदर, तो दिस कैल्शियम अलाउज मायोसिन के हेड, मायोसिन में दो चीज़ें होती है, एक होता है हेड और एक होती है उसकी टेल। ओके, मायोसिन का जो हेड है उसके साथ में ये कैल्शियम अलाउज मायोसिन हेड्स टू बाइंड टू द एक्टिन। अब ये एक्टिन के साथ बाइंड होता है। ओके, अब एक्टिन के साथ बाइंड होता है तब ये जो मायोसिन है ये मसल्स को, इसको पहले बेंड कर देता है, वो थोड़ा सा ऐसे खींचता है। ओके, एक्टिन के साथ में जुड़ के मायोसिन यूज एटीपी टू बेंड इट हेड, ये हेड को बेंड करके उसको पकड़ता है एंड पुल द एक्टिन। अब मसल्स में दो पार्ट है, मायोसिन है, एक्टिन है। अब मायोसिन ने क्या किया? मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने एक्टिन को पुल किया। अब ये पुल किया एंड दिस शॉर्टन द मसल्स, मसल्स को शॉर्टन किया। ओके, उसका मतलब ही तो हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये प्रोसेस एक सिग्निफिकेंट वे में स्मूथ एंड इजी फॉर्मेट में चलती है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, वहाँ से तो पंपिंग आना चालू होता है। ओके, तो अब ये एक एटीपी ज्वाइन हुआ था, अब दूसरा एटीपी बाइंड होके मायोसिन एक्टिन को छोड़ देता है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीटेडली चलती है, उसको ही तो हम क्या बोलते हैं? कार्डियक बीट्स। Okay, this cycle happen rapidly, producing the coordinated contraction of the heart muscles, relaxation, contraction, relaxation, contraction. That is called the pump. Okay, अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, तो ऐसे पेशेंट में अब हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल्स, पैथी मतलब प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये प्रॉब्लम्स तो काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। एक तो मसल्स रिलैक्स नहीं हो रही है, या तो मसल्स में हाइपरट्रोफी हो गई है, या तो मसल्स बहुत ही उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो चुकी है। तो दिस काइंड ऑफ मायोपैथिक प्रॉब्लम हो सकता है कार्डियोमायोपैथी के। लेकिन इस टाइप की जो ओवर कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रॉब्लम है उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम मायोसिन के इनहिबिटर को दे सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा? ये मायोसिन को इनहिबिट करेगा तो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये हाइपरट्रॉफिक सिचुएशन में पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा। रिड्यूस द एक्सेस कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, रिलीव द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ये आउटफ्लो की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें
पेशेंट्स कैन गेट बेटर बेनिफिट्स। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो आपको पता ही होगा कि जैसे आपकी अयोटा या तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो हमने जैसे पल्मोनरी आर्टरी में देखा था उस तरह से यहाँ पे आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेन आता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेन आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होना स्टार्ट कर देती है और ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से, फोर्स से अपने ब्लड को आउटफ्लो करवाना स्टार्ट करती है। अगर ये अनकंट्रोल्ड फैशन में हो जाता है, वो सिचुएशन में हमें मायोसिन इनहिबिटर्स कैन बी यूज करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सिम्टोमेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ओके, NYHA का मतलब होता है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन डिजीज सीवियरिटी क्लास 2 और 3। ये लेवल के पेशेंट्स में हम इस तरह की मेडिकेशन मायोसिन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। ओके, ये कुछ प्रिकॉशंस है कि ये कंडीशंस में नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हिपेटिक इम्पेयरमेंट भी करता है। ओके, स्वेलो होल का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये मेडिकेशन इज एंट्रिक कोटेड मेडिकेशंस। अवॉइड ग्रेप फ्रूट जूस बिकॉज मेटाबॉलिक कॉम्पिटिशन की वजह से डिजीनेस हो सकती है। रिपोर्ट द चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग एंड स्वेलिंग होना चालू हुआ। क्योंकि अगर मायोसिन को हम इनहिबिट करते हैं तो एक्सेसिव इनहिबिट होने से आपकी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाती है। ओके, तो हार्ट पंपिंग नहीं करता है, उसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के सिम्टम्स है ये सारे। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के सिम्टम्स है। अगर ऐसा हुआ तो इमीडिएटली ये मेडिकेशंस को बंद करना पड़ेगा और आपको डॉक्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। डन? ऐसे सिम्टम्स क्यों आते हैं वो समझ में आया? क्योंकि हम मायोसिन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा उसको ब्लॉक कर देंगे तो दैट कैन कॉज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। ओके, मॉनिटर क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन को मॉनिटर करना जरूरी है। बहुत ज़्यादा अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया तो उसको बंद करना पड़ेगा। पहले उसको 4 वीक, 8 वीक और 12 वीक में उसको मॉनिटर करना है एंड देन एवरी 3 months we have to monitor the left ventricular ejection fraction. Okay, every week if left ventricular ejection fraction is less than 50 है तो हर 4 वीक में करना जरूरी है। आप लॉजिकली समझ सकते हो कि हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन को डैमेज नहीं करना है। अगर हम मायोसिन को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करेंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन डैमेज होगा और वो होगा तो आपके हार्ट फेलियर वर्स्ट होगी। ओके, दिस इज द अनदर क्लास ऑफ मेडिकेशन, पेंटॉक्सीफाइलिन। पेंटॉक्सीफाइलिन इज अ जेंथिन डेरिवेटिव मेडिकेशंस। उसके दो मेन रोल है, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज वेजोडाइलेटर एंड सेकेंड इज रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी। इसका मेन जो यूज है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ क्लाउडिकेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अगर आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स है तो क्या होगा? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है तो ब्लड का फ्लो स्मूथ एंड इजी नहीं होगा। तो खास करके आपके पैरों की ब्लड वेसल्स अगर नैरो है तो आपके पैरों में ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा। अब पैरों का मेजर काम क्या होता है? लंबा वॉक करना है आपको या तो कोई एक्सरसाइज करनी है। ऐसी सिचुएशन में जब आप काम करते हो तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अब ये ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ी है तो आपकी ब्लड वेसल्स, आपको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है अगर, तो ये ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड है तो ब्लड का फ्लो कम होगा, तो जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आप फटीग एंड टायर्ड फील करोगे। ओके, जैसे ही आप आराम करोगे, जैसे ही आप रेस्ट करोगे तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। इफ ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस दैट मीन्स व्हाट? आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो क्लाउडिकेशन मीन्स द सिम्टम्स प्रोड्यूस एट द एक्सरसाइज ड्यू टू वेस्कुलर डिजीज। वेस्कुलर में खास करके कौन से वेस्कुलर होते हैं? पेरिफेरल वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन से टाइप की मेडिकेशन नहीं देना चाहिए?
we should have to avoid the medication that can cause vasoconstriction. जो भी मेडिकेशन वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है वो नहीं देनी चाहिए। ओके, अब आप जेंथिन डेरिवेटिव की पेंटॉक्सीफाइलिन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? बिकॉज दिस हैज ए टू यूनिक मैकेनिज्म दैट इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू योर स्केलेटल मसल्स। खास करके हाथ पैरों में ज़्यादा उसको ब्लड का फ्लो इम्प्रूव कर रही है, दो तरीके से, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट से और ब्लड की विस्कोसिटी को कम करके। ओके, इसीलिए सिम्टम्स रिलीफ ऑफ द क्लाउडिकेशंस, क्लाउडिकेशन मीन्स द एक्सरसाइज इंड्यूस पेन काइंड ऑफ थिंग्स, लेग पेन वाइल वॉकिंग दैट गोज अवे विद द रेस्ट। मतलब आप चलते हो तो पेन होता है और पेन चला जाता है जब आप आराम करते हो। It happened when not enough blood reached to the muscles in your legs during the exercise. This blocked artery होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का एक नाम है रेनॉल्ड कंडीशन। ओके, रेनॉल्ड कंडीशन, ये भी आपको कभी कभी पूछ लेते हैं कि रेनॉल्ड कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। तो जो वेजो कंस्ट्रक्टिव मेडिकेशन है वो नहीं देनी चाहिए। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर ब्लीडिंग, क्योंकि ये आपके ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में नहीं देना चाहिए, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, और मिथाइल जेंथिन का इंटॉलरेंस है तो रीनल से एलिमिनेट होता है तो उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा उसका डोज। अवॉइड सीवियर इम्पेयरमेंट में, प्रेगनेंसी में लिमिटेड डेटा है, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी याद रखने की। नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स को याद रखोगे, ठीक है। स्वेलो होल मेडिकेशन, ओके, नॉट जनरली रिकमेंडेड इन द पेट क्लाउडिकेशन ड्यू टू लिमिटेड बेनिफिट्स। ओके, ये ठीक है। वीनस लेग अल्सर में मे बी यूजफुल, डिसकंटिन्यू इफ द एडवर्स इफेक्ट। देखो, इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको निकाल देनी, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कभी एग्जामिनर पेंटॉक्सीफाइलिंग, रेनॉल्ड कंडीशन, क्लाउडिकेशंस, ये चीज़ों में से अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको अगर थियरी अच्छी है तो यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट मेडिकेशन ऑफ द डे, टफामिडीज। ओके, ट्रांसथायरेटिन स्टेबलाइजर। अब इसको समझो कि ट्रांसथायरेटिन स्टेबलाइजर्स क्या काम करता है। ये ट्रांसथायरेटिन एक प्रोटीन है। ओके, ट्रांसथायरेटिन एक प्रोटीन है, उसको जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, ये अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उसके जो पीसीस है, उसके पार्ट्स है, आप यहाँ पे देखोगे तो इन सम पीपल का मतलब ये खास करके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ओके, जेनेटिकली ऐसे लोगों में जैसे ट्रांसथायरेटिन protein become unstable and break down into pieces. Okay, these pieces stick together, ये आपस में जुड़ जाते हैं, एंड ये हार्मफुल जो डिपॉजिट है दैट्स कॉल्ड द अमाइलॉइड। ओके, और ये अमाइलॉइड्स हार्ट मसल्स में वो क्यूमुलेट हो जाते हैं। ये हार्ट मसल्स में क्यूमुलेट होके दैट कैन कोज द cardiac myopathy. Okay, that's called the cardiac myopathy. So amyloid induced cardiac myopathy को अगर हमें कंट्रोल करना है तो ये ट्रांसथायरेटिन को स्टेबल रखना जरूरी है। इसीलिए दिस मेडिकेशन टाफामिडीज इज अ स्टेबलाइजर, और ये इसकी ब्रेक डाउन को अलाउड नहीं करता है। ओके, दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। टाफामिडीज holds this protein together and doesn't break down and is a slow down damage to the heart. अब इसकी मोड ऑफ एक्शन समझ में आ गई, क्योंकि ये ट्रांसथायरेटिन प्रोटीन को स्टेबलाइज करता है एंड स्लो डाउन द अमाइलॉइड फाइब्रिल डिपोजिशन। इंडिकेशन क्या है? अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी किसकी वजह से? ये जो पीसीस जो एक्यूमुलेट हुए मायोकार्डियल मसल्स में, तो इतनी मसल्स तो वीक हो जाएगी, उसमें माइट भी उसकी जो
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो इम्प्रूव नहीं होगा, उसकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करने की कैपेबिलिटी चली जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड एंड दिस वाइडली हेरिडिटरी है ये। ओके, तो ये अगर आपको इस तरह के कोई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं तो यू शुड बी एट द पोजीशन टू गेट द अंडरस्टैंड। ये 3 अलग अलग मेडिकेशंस के बारे में हमने बात की। तो आज के दिन में कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशंस जैसे पेंटॉक्सीफाइलिन हो गया, उसके बाद ये टैफेमिडीज हो गया, उसके बाद एक मेडिकेशंस हमने जो डिस्कस किया था दैट इज़ मावाकेम्टिन, जो कार्डियक मायोसिन इनहिबिटर्स हैं। उसके अलावा वी हैव डिस्कस अबाउट द पोस्टरल हाइपोटेंशन जैसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन एंड पल्मोनरी हाइपोटेंशन। तो पोस्टरल हाइपोटेंशन, पल्मोनरी हाइपोटेंशन और ये कुछ अलग अलग कंडीशंस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है, उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक में वी कैन कवर विद अदर थिंग्स। खाली आपको गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि यू कैन फील मोर कंफर्टेबल। नेम 2 प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स। एनालॉग्स की बात है, एगोनिस्ट नहीं, एनालॉग्स कौन कौन से हैं? इपोप्रोस्टेनॉल एंड आइलोप्रोस्ट। सो दिस आर द 2 एनालॉग्स। जैसे आपने ये प्रोस्टासाइक्लिन के और भी सब्सटेंसेस के नाम सुने होंगे, पर ये मेडिकेशंस स्पेसिफिकली यूज होती है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के लिए। विच प्रोस्टासाइक्लिन एगोनिस्ट? Selexipag. What the major adverse effect is linked with the prostacyclin in anticoagulant? Prostacyclin भी आपकी प्लेटलेट को इनहिबिट करता है, इसीलिए दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। Which endothelin antagonist has the most hepatic interaction? Okay, bosentan. What is the main precaution with the bosentan in hepatic impairment? Contraindicated in moderate to severe hepatic वाले पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए। What monitoring is needed in endothelin antagonist? Endothelin antagonist के लिए खास करके हीमोग्लोबिन को 1 महीने 3 महीने में उसको मॉनिटर करना है, and then every 3 months that need to be monitored. Which phosphodiesterase 5 inhibitors are used in cardiovascular? Sildenafil and tadalafil. इसका और यूज़ क्या है? उसका और यूज़ है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। What dangerous side effects may occur with the sildenafil and tadalafil? Priapism. What does riociguat stimulate to reduce the pulmonary artery hypertension symptoms? Soluble guanylate cyclase उसको stimulate करता है। Riociguat safe in patient with idiopathic interstitial pneumonia नहीं, interstitial pneumonia में नहीं दे सकते हैं because that can cause the fluid accumulation, तो ये condition worse होगी, इसीलिए इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया में नहीं दे सकते हैं। व्हाट इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन? अ रिस्क फैक्टर फॉर एल्डरली पेशेंट्स। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से फूल का रिस्क बढ़ जाता है। विच ड्रग इज एन अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज इन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन? मिडोड्रेन। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिडोड्रेन? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। What type of hypertension is a dose related side effect? Supine hypertension. सोओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो ये एक सीवियर कंडीशन हो सकती है, इसीलिए दिस मेडिकेशन शुड बी टेकन 4 hours बिफोर बेड टाइम। What is the mode of action of mavacamten? Mavacamten is inhibit the cardiac myosin. कार्डियक मायोसिन को इनहिबिट करता है, तो उसका मतलब दैट इज यूज फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। दिस काइंड ऑफ कंडीशंस कैन बी मैनेज्ड विद mavacamten, but that increase the risk of left ventricular problems. What heart condition is mavacamten approved to treat? Okay, MCH, hypertrophic cardiac myopathy. हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी, मायोसिन को हम इनहिबिट करेंगे तो ये फर्दर हाइपरट्रोफाइज होना बंद हो जाएगा। What juice should be avoided while taking the mavacamten? Grapefruit juice. What is the mode of action of tafamidis? Tafamidis is a stabilizer of the transthyretin protein. Okay, और ये किसके लिए यूज होता है? ये ट्रांसथायरेटिन अमाइलोइड कार्डियोमायोपैथी उसका मीनिंग होता है
ट्रांसथायरेटिन के जो टुकड़ों से कार्डियक मसल्स डैमेज होती है उसको रोकने के लिए ये मेडिकेशन यूज होती है. ओके, so thank you very much for joining today's class, and pretty much all the cardiovascular related medication has been covered, and see you in the next class. Have a great time. Bye bye.